एवरीवन टू फंडा फैक्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं। हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ समरी भी हैंड बाय हैंड देखेंगे, राइमिंग स्कीम देखेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे और एक छोटू सा सरप्राइज टेस्ट रहेगा MCQs का जो कि हम फर्दर ऑन देखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सो अब मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया देती हूँ कि ये पोएम है किस चीज़ के बारे में। ये पोएम है हमारे बहुत ही फेमस ऑथर के बारे में जो कि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ना कि सॉर्ट ऑफ एक छुपे रुस्तम है, बिकॉज वो बहुत छुपान छुपाई खेलते हैं। कैसे? बिकॉज वो जो लिखते हैं उसका मतलब वो नहीं होता है, वो जो लिखते हैं उसके पीछे एक बहुत ही अलग सी मीनिंग होती है। सिमिलरली ये पोएम भी वैसी ही है। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे एंड उसके बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसी ट्री के ऊपर एक क्रो आके बैठ जाता है और वो क्रो जैसे ही आके बैठता है वो उस ब्रांच पे बैठा और कुछ स्नो के पार्टिकल्स उस मूवमेंट से क्या हुए आके गिर गए हमारे पोएट पे। और इससे क्या हुआ कि उनका मूड बदल गया, उनका मूड सुधर गया। वो बहुत ही बुरा फील कर रहे थे पहले और उस मूवमेंट के बाद उनका मोमेंट अच्छा हो गया। उस मूवमेंट के बाद उनका मोमेंट अच्छा हो गया। आर यू गेटिंग द वर्ड प्ले राइट हियर? राइट नाउ सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि ये इमेज है कि इंसिडेंट क्या हुआ था। सेकेंड आप देख सकते हो इमेज कि यहाँ पे हेमलॉक ट्री क्या है और तीसरा देख सकते हो कि क्रो है ना। तो देखो हेमलॉक ट्री और क्रो कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है और जो हमारा क्रो है वो एक ना सिंबल होता है जो कि सिंबलाइज करता है डेथ को। क्रो का मतलब डेथ माना जाता है ना। हेमलॉक ट्री को पॉइजनस माना जाता है, जहरीला माना जाता है। तो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, आप सोचोगे ना यार रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बैनियन ट्री क्यों नहीं चूज़ किया, पाइन ट्री, ओक ट्री, सैल ट्री, इतने खूबसूरत ट्रीज में से इन्होंने यही ट्री क्यों चूज़ किया और क्रो को ही क्यों चूज़ किया? वो तो कितना सुंदर सा स्पैरो, पैराकीट, ये सारी बर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, पर उन्होंने ये दो चीज़ों को क्यों यूज़ किया? ये शो करने के लिए कि बुरी चीज़ों, जिन चीज़ों को हम बुरा मानते हैं उनके पीछे क्या गुडनेस छुपी हुई है। कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना कि बुरी चीज़ों को यूज़ करने से बुरा ही होता है, बट नहीं, बुरी चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने कैसे उनकी अच्छाइयों को दर्शाया है। तो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू बी स्टडिंग राइट हियर। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। सो हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है। मैं स्टैंजा आपको रीड करके नहीं सुनाऊंगी बिकॉज दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ सेल्फ असेसमेंट जो आप खुद रीड करेंगे। हम डायरेक्टली मीनिंग पे आते हैं, बट स्टिल आई रीड इट आउट। ओके, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। मतलब यहाँ पे ये है कि जिस तरह से एक क्रो ने मुझ पे गिराया, क्या गिराया उस क्रो ने, क्या गिराया उसने? डस्ट ऑफ स्नो यानी कि पार्टिकल्स ऑफ स्नो एक हेमलॉक ट्री से। मतलब कि अब देखो एक और क्वेश्चन आता है कि डस्ट ऑफ स्नो के बोल रहे हैं। देखो रीज़न क्या है मेनली यहाँ पे कि पार्टिकल्स जो है ना डस्ट के, वो इतने छोटे पार्टिकल्स, इतने छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स है कि उन्हें डस्ट से कंपेयर किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए ना लाइन बाय लाइन, द वे अ क्रो, जिस तरह से एक क्रो ने शूट डाउन ऑन मी, मुझ पे गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के पार्टिकल्स फ्रॉम ई हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। ठीक है, तो जिस तरह से एक क्रो ने उन पे क्या किया, जिस तरह से एक क्रो आके बैठा हेमलॉक ट्री पे, उससे क्या हुआ कि कुछ स्नो के पार्टिकल्स ऑथर के पोएट के ऊपर गिर गए, है ना। अब देखो यहाँ पे आपका एक बोल सकते हो ग्लॉसरी टाइप का है, नीचे कुछ वर्ड्स की मीनिंग लिखी है। अगर आपको मीनिंग्स नहीं पता तो यू कैन डेफिनेटली रेफर दैट, है ना। अब अपन देखते हैं सीधा समरी। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि समरी को कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको सेल्फ रिटन समरीज को रेफर करना चाहिए, यानी कि बोल सकते हो कि अपनी खुद की लिखी हुई समरी। यहाँ में जो आप समरी देख सकते हो, डेफिनेटली मैं तो बोलूँगी कि आप इसको रेफर कर सकते हो बिकॉज ये समरी मैंने खुद लिखी है। देखो मैंने अभी जस्ट 10th पास किया है, इतनी जो मेरी मेमोरी ख़राब है लेकिन मैं भूल गई हूँ इस चैप्टर के बारे में सब कुछ। आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपके लिए एक समरी प्रिपेयर की है, आप डेफिनेटली इसको रेफर कर सकते हो। लेट्स बिगिन। सो ये जो गिवन स्टैंजा है ये एक हार्ट फिल्ड, दिल छू देने वाला बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट और हमारे पोएट के द्वारा एक्सपीरियंस जो किया गया वो बता रहा है
यहाँ पे ऑथर को कट कर दें, मैंने गलती से लिख दिया है, प्लीज़ अवॉइड दैट, है ना। इट वॉज अ विंटर इवनिंग एंड व्हाट हैपेंस वाज कि इस टाइम तक ना द फ्रॉस्ट मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही वाज नॉट इन अ गुड मूड, ही वॉज इन अ वेरी रिमोर्सफुल, ही वॉज इन अ ग्लूमी मूड। बट ये इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ, क्रो आके बैठा ब्रांच पे, स्नो के पार्टिकल्स गिरे किस पे, पोएट पे। इससे क्या हुआ कि पोएट का हुआ मूड टन चेंज एंड व्हाट हैपेंस वाज कि ही फेल्ट सो गुड आफ्टर दैट, ही फेल्ट रियली गुड आफ्टर दैट, व्हिच वी विल बी स्टडीइंग फर्दर ऑन। हम डस्ट ऑफ स्नो को पार्टिकल्स ऑफ स्नो की तरह सिम्बलाइज किया गया, ठीक। स्टैंजा 2 has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had good। अब देखो कहीं ना कहीं इस मोमेंट ने उनका जो दिल है, यानी कि उनको जो फील हो रहा था, उस मूड को, उनकी फीलिंग्स को उस इंसिडेंट ने बदल दिया और कहीं ना कहीं उनका पछतावे में गुजरे हुए दिन को बचा लिया, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द रियल एंड लिटिल एक्सप्लेनेशन, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो रूड का मीनिंग दिया हुआ है, बिकॉज दैट वाज द ओनली डिफिकल्ट वर्ड आई कुड फाइंड इन द एंटायर स्टैंजा, ठीक है। समरी देख लेते हैं, ठीक है। सो इस स्टैंजा में पार्टिकल्स जो है स्नो के वो पोएट पे गिरे तो उन्हें एक बहुत ही सूदिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग सा फील हुआ, है ना। उनका मूड जो था वो बहुत ही रिमोर्सफुल, पछतावे वाला मूड था और वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक अच्छे वाले मूड में, मूड का कन्वर्जन हुआ, है ना। इस इंसिडेंट से उनका बचा हुआ दिन बच गया, मतलब कि उनका जो लेफ्ट ओवर डे था, है ना, उन्होंने ऑलमोस्ट इवनिंग तक का उनका टाइम निकल चुका था उस दिन का। अब इवनिंग के बाद जो लेफ्ट ओवर टाइम था उनके दिन का वो बच गया खराब होने से, है ना। अब वो क्या है, वो अपना हैप्पीली, बहुत ही खुशी खुशी अपना लेफ्ट ओवर दिन गुजार सकते थे। सो दैट इज़ वॉट इज द टू स्टैंजाज अबाउट। वी विल बी लुकिंग एट द राइमिंग स्कीम। अब देखो राइमिंग स्कीम यहाँ पे मेंशन है एंड आई बिलीव कि मैं आपको राइमिंग स्कीम नहीं बताऊंगी कैसे निकालते हैं, बिकॉज आपको अभी इतना आ जाना चाहिए, बट अगर आपको चाहिए सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, डेफिनेटली मैं इस पर एक शॉर्ट्स क्रिएट कर दूंगी कि कैसे आप राइमिंग स्कीम को निकालते हो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। फिगर्स ऑफ स्पीच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब कि कैसे आप अपने स्पीच को, यानी कि आपके पोएम को ब्यूटिफाई करते हो, है ना, खूबसूरत बनाते हो। एंड आपको एक वर्ड तो पता ही होगा, अलंकार। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फिगर्स ऑफ स्पीच बेसिकली, राइट। लेट्स जस्ट डिग इनटू इट। अब देखो इंजाम्पमेंट क्या होता है इस पोएम में ना, ऑलमोस्ट आप बहुत जगह इंजाम्पमेंट देखोगे, ठीक है। इस पोएम में आप बोल सकते हो कि पूरे ही पोएम में इंजाम्पमेंट है, क्यों, बिकॉज जब पोएम की किसी भी लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है उससे आप बोलते हो इंजाम्पमेंट, कि उस लाइन में इंजाम्पमेंट है, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका एलिट्रेशन। मैं सिंपल सिंपल बता रही हूँ, आप इन लाइन्स को रेफर कर सकते हो, सेल्फ रिटन है ऑब्वियसली, आप रेफर कर सकते हो, बट मैं अपने खुद से बता रही हूँ। एलिट्रेशन मतलब कि समझ लो एक पर्टिकुलर लाइन है, उसमें आपको दिखे दो वर्ड्स, अब उस लाइन के दो वर्ड्स का फर्स्ट लेटर सेम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम, दोनों का पहला लेटर एस है, तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन का एग्जाम्पल, है ना। दूसरा एग्जाम्पल हो गया हैज़ गिवन माई हार्ट, तो हैज़ और हार्ट दोनों का एच कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो गया नेक्स्ट इमेजरी। अब देखो इमेजरी मतलब ना कि कुछ ऐसे सिंबल्स या कुछ ऐसी चीज़ों या एलिमेंट्स को यूज़ करके रीडर्स के दिमाग में एक इमेज का क्रिएशन इज व्हाट वी कॉल एज इमेजरी। अब देखो क्या क्या बताया जा रहा है, कि क्रो है लॉटरी है, ऑथर है यानी कि सॉरी पोएट है ना, स्नो के पार्टिकल गिर रहे हैं, स्नो का पार्टिकल गिर रहा है, उनका मूड चेंज हो रहा है, विंटर की इवनिंग है, तो ये सारे एलिमेंट्स एक इमेज क्रिएट करते हैं पोएट के मूड में, है ना, पोएट के मन में एक इमेज क्रिएट करते हैं, सॉरी माय बैड। फोर्थ है अपना एसोनेंस। अब देखो वावल, आप एक सेंटेंस में फॉर एग्जाम्पल कोई भी लाइन है आपकी पोएम की, है ना, अब उसमें क्या हो रहा है ना कि एक पर्टिकुलर वावल साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि शुक डाउन ऑन मी। अब देखो शुक में ओ है, डाउन में ओ है, ऑन में ओ है, तो तीनों में ओ है, अब ओ क्या है, वावल है, तो वावल साउंड ओ रिपीट हो रहा है, मतलब कि एसोनेंस है, राइट। इसी का एक भाई होता है कॉन्सोनेंस, यानी कि जब कॉन्सोनेंट रिपीटेशन होता है ना, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, ओके। फिफ्थ है अपना सिम्बॉलिज्म, वेरी सिंपल, ये तो पोएम भी सिम्बॉलिज्म है, नेक्स्ट पोएम भी सिम्बॉलिज्म पे ही बेस्ड है। सिम्बॉलिज्म क्यों है, देखो हम कुछ सिम्बल्स, यानी कि सिम्बल्स का बोल सकते हैं एलिमेंट्स, हम कुछ ऐसे सिम्बल्स या एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को शो करने के लिए, ठीक है।
अब देखो हमने कुछ फीलिंग्स, कुछ आइडियोलॉजीज़ को एक्सप्रेस किया है सिम्बल्स से, है ना। क्रोम और हेमलॉक ट्री, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कुछ नेगेटिव सिम्बल्स हैं जिनसे हमने गुडनेस शो की है, किस चीज़ की, नेचर की गुडनेस को हमने कहीं ना कहीं इन नेगेटिव एलिमेंट्स से शो किया है या फिर रिफ्लेक्ट किया है। अब यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप मुझे कमेंट्स से बताएंगे, एंड जिनके आंसर्स करेक्ट रहेंगे डेफिनेटली आई विल बी गिविंग देम अ होल बिग टिक, स्वाइप राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट पोएम है हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, अगेन फायर एंड आइस। इसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे आप देख सकते हैं, ऑलरेडी लिस्टेड है यहाँ पे। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक ब्रीफ आइडिया देते हैं आपको, ये इमेज कुछ समझ में आ रही, gives a brahmastra feeling, right? Not like that, but actually, okay? अब देखो यहाँ पे फायर, फायर का मतलब आग नहीं है, ये तो मैं सिर्फ दिखाने पे शो कर रही हूँ, है ना। अब फायर मतलब कि लोगों के मन में जो एक्सट्रीम पैशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, मतलब कि जो लोगों के मन में होता है ना कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, पैशन, आप किसी चीज़ में पैशनेट हो, है ना, तो पैशन होना, डिज़ायर होना, वो भी एक्सट्रीम लेवल का, वो हो गया आपका फायर। आपके अंदर क्या आग है कुछ करने की, दैट इज़ फायर। वर्ड्स में कुछ परसेंटेज डालने की जो आग है अंदर, दैट इज़ फायर, है ना। आइस मतलब कि लोगों की तरफ जो आपका हेटेड यानी कि नफरत का नेचर है, इनसेंसिटिविटी, आप लोगों से इनसेंसिटिव हो, आप लोगों से इनडिफरेंटली कन्वर्स करते हुए, है ना। तो ऐसा नेचर आपका आइस वाला नेचर, क्या कि आपके अंदर कितनी कोल्डनेस है, रूडनेस है, तो आपका आइस हो गया। फायर एंड के आपके अंदर जो आग है कुछ करने की, आइस मतलब कि आपके अंदर जो कोल्डनेस है जब आप किसी से बिहेव करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही है कि ये पोएट बताते हैं कि ये दोनों कारण से दुनिया खत्म हो सकती है। अब देखो दो चीज़ें हो सकती है, या तो फायर लिटरल आग एंड आइस यानी कि लिटरल बर्फ़, ये दोनों से बोल सकते हो तो दुनिया खत्म होगी, या फिर फायर का जो सिम्बॉलिक मीनिंग है एंड आइस का जो सिम्बॉलिक मीनिंग है, इन दोनों से भी दुनिया खत्म हो सकती है। तो आप दोनों ही पैरामीटर्स में अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस आप लिख सकते हो, बट मोस्ट प्रेफर्ड आपका यही रहेगा कि आप सिम्बॉलिक मीनिंग की हेल्प से ही मूव ऑन करोगे, ठीक है। स्टैंजा से अपन बिगिन करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। अब देखो कुछ कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी फायर में, यानी कि फायर के सिम्बॉलिक मीनिंग से, यानी कि लोगों के एक्सट्रीम पैशन और डिज़ायर से दुनिया खत्म होगी। कुछ बोलते हैं कि आइस से, यानी कि इनसेंसिटिविटी, इनडिफरेंसेस, हेटरेड, ये सबसे दुनिया खत्म होगी। कुछ लोगों का ये कहना है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय डिज़ायर, लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके। आपका होमवर्क है वंस अगेन। टेस्टेड यानी कि एक्सपीरियंस क्या है, तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिज़ायर यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अपने एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, समझी हैं, उनके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो जो लोग बोलते हैं कि दुनिया फायर में ख़त्म होगी, मैं उनके साथ डेफिनेटली खड़ा हूँ, मैं उन्हीं के साथ हूँ, उनका कहना बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू हिम, ओके। ना यहाँ पे अगेन आपका ग्लॉसरी गिवन है, समरी विल बी सीन, है ना। सो यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ, ये ऑलरेडी समरी का जो फर्स्ट लाइन है यानी कि जो स्टार्टिंग की लाइन है आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फायर एंड आइस का मतलब क्या क्या होता है, राइट। अब देखो कुछ लोग ये बोलते हैं कि दुनिया के ख़त्म होने का कारण आइस है, और कुछ लोग कहते हैं कि फायर है ना। पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑथर काट देना, पोएट है, आई एम सो सॉरी, तो वो ये कहते हैं कि फायर ही मेन रीज़न है दुनिया के ख़त्म होने का। नेक्स्ट देखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा मीनिंग्स नहीं है ना। सबसे पहले तो पेरिश, पेरिश मतलब कि खत्म होना, एंड होना, राइट। इसका आप बोल सकते हैं सिनोनिम है यहाँ पे बेसिकली। फिर सफाइस यानी कि सफिशिएंट, ठीक है। अब देखो अब अपन आगे देखते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है, मैं यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मेंशन करना भूल चुकी हूँ, यहाँ होगा पैराडॉक्सी। पैराडॉक्स यानी कि जब कोई चीज़ होने वाली है आप इमेजिन करते हो तो पैराडॉक्स यूज होता है। ऐसी चीज़ जो अनरियलिस्टिक है, ऑब्वियसली दुनिया एक ही बार खत्म होगी ना, दुनिया 2 बार तो खत्म हो नहीं सकती, है ना। तो ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ों का यूज़ करना ही पैराडॉक्स कहलाता है, जो कि आपके फर्स्ट लाइन में है। सो प्लीज़ नोट दैट डाउन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पर अगर इसका मतलब क्या है, अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है ना, तो मैं हेट क्या बोलता है, आइस। तो अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है तो मैं हेट यानी कि आइस का नेचर भी बहुत अच्छे से जानता हूँ।
ये कहने के लिए तबाही यानी कि डिस्ट्रक्शन यानी कि वर्ल्ड के एंड होने के लिए तो आइस भी काफ़ी है, और वो भी आइस भी सफिशिएंट है, यानी कि आइस भी बहुत स्ट्रेंथ है या फिर बहुत ही पावर होल्ड करता है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है तो मैं हेट यानी कि आइस को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए, है ना। आइस भी ग्रेट है और वो भी सफाई या फिर सफिशिएंट। तो यहाँ पे ओवरऑल मतलब आप ये देख सकते हो कि इस स्टैंजा का यही बन रहा है कि इन्होंने यही कहा है। अब अपन समरी देख लेते हैं, जैसा कि अपन ने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देख चुका है। देखो, इस गिवन स्टैंजा में ना पोएट ये इमेजिन करते हैं कि अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है तो क्या होगा। वो आइस का नेचर भी बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि जो लोगों में इनडिफरेंसेस है, इनसेंसिटिविटी है और हेटरेड है ना। तो उनके हिसाब से दोनों ही जो फैक्टर्स है यानी कि आइस और फायर दोनों ही सफिशिएंट है दुनिया के एंड होने के लिए, है ना, यानी कि वर्ल्ड के एंड होने के लिए। तो पोएट के हिसाब से आइस भी कुछ कम नहीं, अपन बोलते हैं ना यार ये तो है ठीक है, ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी भरपूर है। सो दैट इज द फीलिंग ही इज ट्राइंग टू गिव अस विद दिस एक्सप्लेनेशन या फिर विद दिस स्टैंजा। ओके, सो he according to him it's like both of them are enough for this world to end completely, right। आगे अपन राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम नीचे मेंशन्ड है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चाहिए अगर आपको राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं पता करना है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं वीडियो डेफिनेटली पोस्ट कर दूँगी, इसके शॉर्ट्स पोस्ट कर दूँगी, राइट। राइमिंग स्कीम है यहाँ का A फॉर द फर्स्ट स्टैंजा, B फॉर द सेकेंड स्टैंजा। फिगर्स ऑफ स्पीच देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक्सप्लेनेशन मैं खुद दूंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्बॉलिज्म, फायर एंड आइस सिंबल्स हैं जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमने ऑलरेडी देख चुका है, बहुत बार देख चुका है, लिटरली आई स्वेयर मैंने खुद बहुत बार बता चुका है, आपको अभी तक याद हो गया होगा। इमेजरी, अब देखो यहाँ पे ना विजुअलाइज कराया जा रहा है। देखो फायर है, लोगों के अंदर एक्सट्रीम पैशन और डिज़ायर है, वो दुनिया ख़त्म कर रही है। इनसेंसिटिविटी, इनडिफरेंसेस, हेट्रेड, ये कैसे दुनिया ख़त्म कर रहे हैं, तो ये आप विजुअलाइज कर पा रहे हो अपने दिमाग में। यही इमेज जो है वो रीडर्स के दिमाग में क्रिएट करवाने को ही इमेजरी कहते हैं, राइट। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, अब देखो फायर एंड आइस में पर्सोनिफाई किया गया है, ये कुछ नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं जिनमें कुछ लिविंग यानी कि जीवित फीलिंग्स को यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है इन नॉन लिविंग सिम्बल्स पे, ओके। फिर एनाफोरा, अब देखो एनाफोरा मतलब कि आपका जो स्टैंजा है उसमें फर्स्ट लाइन है, तीसरी सेकंड लाइन है, तो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो एक के बाद एक करके ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स में अगर फर्स्ट के वर्ड्स सेम हैं, है ना, जैसे कि इसमें आप देखोगे तो सम से, फिर सेकंड लाइन में फिर से सम से, है ना, तो ये आपका एनाफोरा हो गया, ठीक है। उसके बाद एलिट्रेशन, अब देखो एलिट्रेशन में आप ऑलरेडी जानते हैं एलिट्रेशन क्या होता है, सम से में SS है ना, उसके बाद फेवर फायर में FF है ना, वर्ल्ड विल में WW है ना। एसोनेंस, एसोनेंस में आप जानते हो यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट होता है, यहाँ पे ओ साउंड रिपीट हो रहा है, आप ऑलरेडी देख सकते हो, राइट। इन जामिट में फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर, ये लाइन्स रिपीटेड है, मतलब कंटिन्यूड में है, क्योंकि इनके बीच में पंक्चुएशन मांगी है तो ये पूरी कंटिन्यूटी में लाइन है, ठीक है। उसके बाद मेटाफर, मेटाफर, अब देखो क्या है ना कि फायर एंड आइस जो है ना वो मेटाफर है ह्यूमन रिएक्शन रिलेशंस के लिए। देखो सिमिली में अपन क्या यूज़ करते हैं, इज और लाइक, सॉरी एज और लाइक को अपन यूज़ करते हैं सिमिली में, है ना, रिलेशंस को शो करने या फिर कंपैरिजन के लिए। मेटाफर में हम ये वर्ड्स को नहीं यूज़ करते, इसलिए ह्यूमन रिलेशंस को कंपैरिजन के लिए हमने ये यूज़ किया है, इसलिए हम इसको मेटाफर बोलेंगे। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस मतलब कि 2 ऑपोजिट वर्ड्स का यूज़ करना, ठीक है, 2 ऑपोजिट वर्ड्स का यूज़ करना ही एंटीथेसिस कहलाता है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इट इज़। ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो आप मुझे सॉल्व करके कमेंट्स में बताएंगे एज यूजुअल। एंड या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप हमारे टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर नोट्स। व्हाट्सएप पे भी हमें फॉलो करिए एट आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।